नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो झारखंड बोर्ड में 12वीं में पढ़ने वाले साइंस के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, जो आईसीएसई में पढ़ रहे हैं झारखंड बोर्ड से उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग फिजिक्स का सॉल्यूशन डिटेल में देखने वाले हैं। सभी के आंसर देखेंगे, किसका क्या आंसर होंगे उसके बारे में कुछ डिटेल में बात भी कर लेंगे। तो सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए, जो कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं साइंस लेके, सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि आप लोगों को इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे और इसमें से आप लोग का थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये भी पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो चैनल पर नए आए, पहली बार आए हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की वीडियो देखने के लिए, ताकि जब भी आप लोग मॉडल पर अपलोड हो सारा का सोल्यूशन अपलोड किया जाएगा। आप लोग बस देखिए और सबका सोल्यूशन धीरे धीरे चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी को शेयर कर दीजिए जो 12वीं में साइंस में पढ़ रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी मिल जाए। और बाकी आर्ट्स कॉमर्स का जब भी आएगा तो अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो आप लोग को पहला सवाल है कि विद्युत की तीव्रता के लिए इकाई है द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, एक का जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वोल्ट पर मीटर इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। अगला सवाल है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड चार्ज स्फेरिकल सेल इज। किसी आवेशित गोलीय कवच के आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है तो क्या होता है, तो इसका हो जाएगा स्थिर, कांस्टेंट। ठीक है, क्या होता है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल, इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल, उस वहाँ पे हम लोग अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले तो वहाँ हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र यहाँ आप लोग का दिया है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है यहाँ पे 2.1 × 10⁻10 वोल्ट पर मीटर में एक आवेशित कण का अपवाह वेग इतना दिया है, वेलोसिटी इतना दिया है, तो कण की गतिशीलता का मान है। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल हैज डिप्ट वेलोसिटी, यहाँ डिप्ट वेलोसिटी दिया हुआ इतना, इन इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इतना दिया है, तो इन इट्स मोबिलिटी, इसका मोबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं डिप्ट वेलोसिटी का क्या होता है। तो उसके लिए वी डी इक्वल टू क्या होता है, वी डी इक्वल टू होता है म्यू इंटू ई, और जहाँ पे म्यू क्या है, ये मोबिलिटी है। ठीक है, हम लोग को वी डी मालूम है, ई मालूम है, वी डी मालूम है ना, डिप्ट वेलोसिटी दिया है, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक दिया हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बस दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा वी डी बाई ई, और इन दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 4 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि 3 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, इतना आंसर आ जाए आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है 4 नंबर सवाल। तो 4 नंबर में सवाल में आप लोग का है कि किरचॉफ्स लूप रूल इज डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ्स का पास नियम निम्न में से किस राशि के संरक्षण के नियम की सीधी परिणति है। तो ये क्या होगा, किरचॉफ्स लूप रूल इज डायरेक्ट कंसिक्वेंस, किस पर बेस्ड है ये, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, किस पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए अगला सवाल सबसे, इसका डी सही हो गया कि फॉर ए कंडक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। किसी चालक के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो हम लोग इसके लिए जानते हैं कि जे वेक्टर इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ई वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे वेक्टर इक्वल सिग्मा इंटू ई वेक्टर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आप लोग का है एम्पियर सर्किटल लॉ इज गिवन बाय, एम्पियर्स का परिपथ या नियम क्या दिया। तो इसके लिए होता है क्लोज लूप बी डॉट डी एल इक्वल टू मी नॉट इंटू आई, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एक प्रोटोन 10T, यहाँ देखिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है कि प्रोटोन इंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10T with velocity 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड at right angles to the field. The magnetic force acting on the proton is क्या होगा। तो प्रोटॉन पर जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए ये आप लोग का देखिए मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग वेलोसिटी दिया हुआ है इतना मीटर पर सेकंड, तो आप लोगों को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो हम लोग दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला जानते हैं फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स से क्या होता है, F इक्वल टू होता है QV साइन थीटा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला हम लोग बैठाना है, एफ निकालना है, क्यू दे दिया है। ठीक है, एक प्रोटोन है तो प्रोटोन पर जो चार्ज होता है हम लोग दे देंगे, क्या होता है वो दे देंगे। यहाँ पे आप लोग का भी वेलोसिटी दिया है, बी दिया है, यहाँ पे जो देखिए 10 टेस्ला दिया हुआ है, इतना चुंबकीय क्षेत्र दिया है, और साइन थीटा बोल रहा है कि परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या बोलता है, परपेंडिकुलर, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत यानी परपेंडिकुलर, यानी थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बस उसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग आंसर आ जाएगा। तो 7 का जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वो होगा 3.2 × 10⁻11 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके,
सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर नहीं आएगा तो बोलिएगा नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें आप लोग को इसमें बता दूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 7 का। तो अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हम लोग का है कि किसी धारा अल्पांश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द करंट एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू। किसके प्रोपोर्शनल होता है? मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? यहाँ करंट इज प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ प्रोपोर्शनल किससे पूछा है? तो प्रोपोर्शनल जो होगा तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये होगा 1/r², यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनल पूछा इसलिए 1/r², अगर पूछता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या करते हैं? r²। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, अगर इसमें पूछता कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं तब क्या लिखते हैं? r²। यहाँ पूछा है प्रोपोर्शनल तो 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, ओके। तो चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि प्रेरक गुणांक का मात्रक है द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज। तो हम लोग जानते हैं कि इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हेनरी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के दृष्टि से, तो 9 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, ये सब आज पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः N1 और N2 है, तो इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर रिस्पेक्टिवली N1 एंड N2। मतलब दो क्या है ट्रांसफार्मर प्राइमरी एंड सेकेंडरी है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ दिया है N1 एंड N2, तो पूछा है क्या होगा? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि N1 जो होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ट्रांसफार्मर इज लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ट्रांसफार्मर, ओके। तो N1 इज लेस देन N2 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही। तो चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल करो, क्या तारों का टिमटिमा निम्न से किसके कारण? बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 वाला 10 क्लास का सवाल, आप लोग 10 क्लास में ही पढ़े हैं। तो किसका उदाहरण तारों का टिमटिमाना आप लोग सभी जानते हैं, बिल्कुल ये रिफ्रैक्शन का उदाहरण है, तो अपवर्तन, ठीक है। 11 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए अगला सवाल हम चलते हैं। अगला सवाल है, देखिए क्या कि अब पूछ रहा है कि ए थीन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 8 डिग्री प्रोड्यूस ए डेविएशन ऑफ 4 डिग्री द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। अपवर्तक कोण 8 डिग्री वाले एक पतला प्रिज्म 4 डिग्री का विचलन उत्पन्न करता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन, बिल्कुल एक फॉर्मूला बेस्ड सारा क्वेश्चन है। हम लोग एक फॉर्मूला पता है दोस्तों, क्या होता है कि डेल्टा इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए, ये होता है। तो देखिए ये आप लोग का ए दिया है कितना? 8 डिग्री। ए कितना दिया है? ए दिया है एंगल 8 डिग्री, ठीक है। प्रिज्म का कोण होता है ए, 8 डिग्री दिया है, और पतला प्रिज्म 4 डिग्री का विचलन, ये होता है विचलन कोण, ठीक है। तो लेमडा इक्वल दिया है कितना? 4 डिग्री। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा, यहाँ से आप लोग का म्यू निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? लेमडा बटे ए हो जाएगा यहाँ से, फिर -1 इधर हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 12 का जो आप लोग का आंसर आएगा वो होगा 3/2 यानी 1.5। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो सॉल्व कर लीजिएगा, अगर बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो कहीं बोलिएगा, मैं इसको बना दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट देखते हैं, दो प्रकाश स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं यदि उनसे उत्पन्न तरंगों का द टू लाइट सोर्स आर कोहेरेंट व्हेन दे प्रोड्यूस वेव्स ऑफ। तो 13 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा समान तरंगदेश और नियत कलांतर हो, यानी इक्वल वेवलेंथ विथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो 13 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। ये 13 का डी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? निम्न में से कौन सी घटना यह दर्शाती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन शोज दैट लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। तो 14 का क्या होगा सही आंसर दोस्तों? यहाँ बोल रहा है कि कौन सा परिघटना जो है ये दर्शाता है कि लाइट ट्रांसफर वेव है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का ध्रुवन, यानी कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज द राइट आंसर, ओके। 100% सही उत्तर, सटीक जवाब। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए आइंस्टाइन का समीकरण है, यानी कि आइंस्टाइन्स इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज। 15 नंबर जो सवाल है आप लोग का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एच न्यू इक्वल टू के मैक्स प्लस फाई नॉट, ओके, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का इक्वेशन है, ओके। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट सवाल है, एक बैकुरल समतुल्य है, 1 बैकुरल इज इक्विवेलेंट टू। 1 बैकुरल किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1 क्षय प्रति सेकंड, यानी 1 डीके पर सेकंड। 10 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है, यदि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का क्षय स्थिरांक प्रति वर्ष 5.3 × 10⁻³ है, तो इसका अर्ध आयु है। देखिए इसमें अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ निकालना है। क्वेश्चन क्या बोले इंग्लिश में कि इफ डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 5.3 × 10⁻³ पर ईयर देन इट्स हाफ लाइफ क्या होगा? हाफ लाइफ बोले तो दोस्तों हाफ लाइफ टाइम मतलब टी और हाफ मतलब 1/2,
तो टी हाफ निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग एक फॉर्मूला पता है आप सभी को कि टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलेगा सर टी हाफ इक्वल टू 0.693/लेमडा होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए 6 स्थिरांक क्या दिया, मतलब लेमडा का वैल्यू यहाँ दे दिया है 5.3 × 10⁻³ और 0.693 है ही। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे कि 0.693 और बटा में क्या करेंगे दोस्तों, तो बटा में करेंगे जो दिया हुआ है 5.3 × 10⁻³ और जब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 130.8 वर्ष, ठीक है, यानी 130.8 ईयर्स। तो 17 का बी इज द राइट आंसर। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हम लोग का है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं 17 तो हो गया, 18 नंबर कि 1 AMU है समतुल्य है किसके बराबर, 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 18 का बी इज द राइट आंसर। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है कि एन टाइप अर्धचालक बनते हैं जब अपमिश्रक परमाणु होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन डोपेंट एटम इज। एन टाइप जो सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब उसमें हम लोग कौन सा एटम मिलाते हैं, कौन सा डोप उसमें करते हैं। तो 19 नंबर का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा पंच संयोजी, यानी कि पेंटावेलेंट जब हम लोग मिलाते हैं तो हम लोग का एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाता है, बन जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि निम्न में से कौन सार्वत्रिक तर्कदार है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो आप लोग जो ऑप्शंस दिया है इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसमें से आप लोग का ऑप्शन डी यानी कि नैंड गेट जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, 100% सटीक जवाब, परम सत्य उत्तर है ऑप्शन डी, 20 का डी सही है, ठीक है। तो ये तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 था, इसका कुछ सब्जेक्टिव है साथ, वो सारा भी चलिए देख लेते हैं और क्या क्या उसके आंसर सारे देख लेते हैं। सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके और सभी लोग इसका लाभ ले सके। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाएगा, बिल्कुल डिट्टो उठा के कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बिल्कुल सारे मॉडल पर तब लोग अच्छे से कर ही लीजिए, ठीक है। और इसके जो बाकी है मैथ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सारा भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है, 21 नंबर। मुक्त अवस्था में उपलब्ध इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे कम मूल्य डैश है। डैश इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अवेलेबल इन फ्री स्टेट। तो इसका क्या सही उत्तर होगा दोस्तों, यहाँ पूछा देखिए डैश द लीस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे कम वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग को मालूम है कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो गया। तो अगला सवाल हम लोग का है, देख लेते हैं क्या है। विद्युत धारा एक डैश राशि है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ डैश क्वांटिटी। तो आप लोग सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, ओके। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है, पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई डैश है। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा। तो 23 का जो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर पर मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 23 का एम्पियर पर मीटर, ओके। अगला सवाल हम लोग का है कि सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ। स्व प्रेरण को डैश की जड़ता के रूप में भी जाना जाता है। तो सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखते हैं क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश जूल के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू व्हाट जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है। क्या 1.6 क्या 1.6 × 10⁻19 जूल, ओके, इतना जूल के बराबर होता है। तो अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है कि नाभिक से एक न्यूक्लियॉन निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। नाभिक से एक न्यूक्लियॉन निकालने के लिए कौन सा ऊर्जा लगता है, आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं हम लोग, तो उसके लिए बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी, ठीक है। नाभिक से अगर किसी न्यूक्लियन को निकालते हैं एक न्यूक्लियन, तो उसके लिए कौन सा एनर्जी चाहिए, वो होता है करता है हम लोग सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन मतलब क्या, अलग करने के लिए, सेपरेशन मतलब अलग करने के लिए जो एनर्जी लगता है वही, तो सेपरेशन एनर्जी। नेक्स्ट और अंतिम सवाल है, डैश तापमान पर एक आंतरिक अर्धचालक एक परिपूर्ण इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। एट डैश टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक ए परफेक्ट इंसुलेटर। तो 27 का जो होगा 0 केल्विन, ठीक है, 0 केल्विन पे आप लोग का जो 0 केल्विन पे जो होगा ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक ए परफेक्ट इंसुलेटर, ठीक है, किस पर 0
केल्विन। ओके, तो चलिए बहुत बढ़िया, और सभी को शेयर, और इसका जो आप लोग का लघु उत्तरीय इसके बाद मैं ला दूंगा, लघु उत्तरीय का सभी का उत्तर दे दूंगा। तो सभी को ये ये वीडियो शेयर कर दी ताकि जिस सभी लोग इसका लाभ ले सकें, और नेक्स्ट जो इतना पार्ट है सभी जल्दी ला दूंगा, आप लोग उसका भी जवाब दे सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है अपलोड कर दूंगा जल्द ही, और बाकी जितना आप सर्च का बचा है सभी मैं जल्दी अपलोड कर देता हूं, आप लोग सब देख लीजिएगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके। और आप लोग को और एक बार बता दूं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला है, तो बिल्कुल सभी लोग को शेयर कीजिए, सभी लोग को इसका लाभ पहुंचाइए। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।